नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम जानेंगे जिंदगी के जरूरी लक्ष्यों के लिए कैसे आप कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। कुछ ऐसी तैयारी हम आपको कराएंगे जिससे आप मुनाफा कमा सकते हैं, अपने लक्ष्य भी पूरा कर सकते हैं। मसलन बच्चों की पढ़ाई हो, वेकेशन प्लानिंग हो, रिटायरमेंट प्लान हो, हर एक पड़ाव के लिए कौन सी स्कीम या कौन से फंड में आपको निवेश करना चाहिए, इस पर रहेगी खास चर्चा। हमारे साथ शो में दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा CFP सिक्योरिटीज हैं और श्वेता रजानी हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ। हर्षवर्धन और श्वेता दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आज हम दर्शकों को ये बताएंगे कि हम कौन से लक्ष्यों की आज खास चर्चा करने वाले हैं। ये ऐसे लक्ष्य है जो कि छोटी अवधि से लेकर बड़ी अवधि तक आप तय करते हैं, जिसमें बहुत ही छोटी अवधि में आपकी इमरजेंसी प्लानिंग होती है। फिर ज्यादातर आमतौर पर बच्चों की पढ़ाई, उसमें भी प्राइमरी एजुकेशन आपका एक मुख्य लक्ष्य होता है। कई लोग वेकेशन प्लानिंग को भी अपने गोल्स में शामिल करते हैं क्योंकि उसमें भी अच्छे खासे रकम की जरूरत पड़ती है। बच्चों की उच्च शिक्षा लॉन्ग टर्म गोल्स में काफी ज्यादा माना गया है, जरूरी लक्ष्य माना गया है। और रिटायरमेंट प्लानिंग टॉप मोस्ट जरूरी लक्ष्य हर किसी की जिंदगी का होता है। तो ये लक्ष्य है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। इसलिए श्वेता, ये जो जितने भी लक्ष्यों की हमने बात की आज, इनको किन अलग अलग हम टाइम होराइजन में बांट सकते हैं यूजुअली? जी स्वाति, जैसे आप कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं किसी के लिए भी। जैसे इमरजेंसी फंड हो गया। इमरजेंसी फंड आप जनरली रखते हैं, यू नो 3 से 6 महीने की आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, लिक्विड फंड उस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आप रखेंगे। प्राइमरी एजुकेशन जैसे आपने कहा, स्कूलिंग बच्चों की, वो ज्यादा करके होगी 2 से लेके 5 साल की आपकी निवेश की हॉराइजन होगी। वेकेशन प्लानिंग मैं कहूंगी 1 से 2 साल, तो ये मैं कैटेगराइज कर लूंगी मीडियम टर्म हो गई आपके लिए। जो भी 1 साल से कम की अवधि होती है वो शॉर्ट टर्म, 1 से लेके 3 साल तक हो गई आपकी मीडियम टर्म। तो प्राइमरी एजुकेशन, वेकेशन प्लानिंग, अगर आप बस अभी 1-2 साल में रिटायर करने वाले हैं तो वो आपकी वापस से शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म हो गई। और आपकी लॉन्ग टर्म जो 3 साल के ऊपर के लिए आप निवेश करेंगे, उसमें आपका आ गया उच्च पढ़ाई, हायर एजुकेशन, ये एक वहां आ गई। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत लोगों के लिए हो सकती है आपकी लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज आप जनरली जब 40 साल के होते हैं तब आप शुरुआत करते हैं आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो आपके पास 15 से 20 साल रहता है निवेश करने के लिए, आपके लक्ष्य को मोनेटाइज करने के लिए। तो वो आपका आ जाएगा हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, लॉन्ग टाइम, जिसके लिए आपको 3 साल से ऊपर का आपका निवेश का समय होना चाहिए। तो ये आधार आपका बना देता है कि आप कैसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे बढ़ाएं लक्ष्य के हिसाब से, और लक्ष्य के साथ साथ टाइम होराइजन, जिसको हम अवधि कहते हैं, कि आपका लक्ष्य आपके आज की तारीख से कितना दूर है, इसको तय करके आप एक बहुत बेहतरीन प्लान बना सकते हैं। इस पूरे शो के दौरान हम अलग अलग लक्ष्यों से जुड़े अलग अलग फंड्स की भी बात करेंगे। मैं हर्षवर्धन आपसे जानना चाहती, जब हम सबसे छोटी अवधि के लक्ष्य की बात करते हैं तो दिमाग में इमरजेंसी प्लानिंग ही आता है, क्योंकि ये एक ऐसा लक्ष्य है जो कभी भी आ सकता है और ये अचानक आने वाला लक्ष्य है, इसलिए इसको सबसे कम समय में आने वाला लक्ष्य कहा जाता है। अब ये कब आ जाए ये किसी को मालूम तो नहीं होता है, लेकिन यूजुअली आजकल के स्थिति को देखते हुए कितने इमरजेंसी फंड की किसी को जरूरत हो सकती है? क्या इसका कोई प्रपोर्शन हम तय कर सकते हैं, या इसका कोई फॉर्मूला हम तय कर सकते हैं जिसके आधार पर तय किया जाए कि कंटिजेंसी फंड में कितना हो? जी हाँ स्वाति, आपने एकदम सही कहा कि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो इमरजेंसी जो वर्ड है वो यही है कि बिना प्लान किए, कभी हमने सोचा नहीं, वैसी कोई सिचुएशन आ जाए। उदाहरण के रूप में अगर जो लेटेस्ट बताऊं तो कोविड जैसी सिचुएशन हुई थी जहां लोगों को जॉब लॉस हुआ था, पेमेंट सैलरी अगर जॉब था भी तो लेट आ रही थी, आपकी सैलरी कट हो रही थी, बिजनेसेस बंद थे काफी टाइम तक। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जिसमें आपको पैसे अचानक चाहिए, तो वो इमरजेंसी फंड होता है। अब ये एक इंडिविजुअल खुद से तय कर सकते हैं कि उन्हें इमरजेंसी कॉर्पस जो है वो कितने पीरियड का बनाना है। सो मान लीजिए अगर आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और आप आपको जॉब सिक्योरिटी रीजनेबली है कि भाई आपकी जॉब सिक्योरिटी अच्छी है, तो आप इमरजेंसी फंड अपने 3 महीने की इनकम या खर्चा ले सकते हैं, जो भी मेट्रिक्स आपको ठीक लगे।
तो एक तरीका होगा कि आप कहें कि मुझे मेरी जो महीने की इनकम है, 3 महीने जितना बराबर मेरी इनकम के बराबर मेरे पास पैसे एट एनी टाइम होने चाहिए। जब चाहूँ तो मैं उसमें से पैसे निकाल लूँ। या 3 महीने जितने खर्चे मेरे जितने हैं महीने के, उतने मेरे पास पैसे होने चाहिए। अगर आप ऐसे एक सेमी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं या ऐसे कोई बिज़नेस में हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि कभी मुझे कैश फ्लोज़ की प्रॉब्लम 3 महीने से ज़्यादा भी हो सकती है या मुझे कोई दूसरा जॉब मिलने में टाइम लग सकता है, तो आप अपना इमरजेंसी फंड 6 महीने का कर सकते हैं कि भई मेरे पास 6 महीने बराबर इक्विवेलेंट इतना पैसा होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे मैं उसमें से पैसे निकाल के अपने खर्च निकाल लूँ। तो कितना आपके पास क्वांटम होना चाहिए, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी इमीडिएट लायबिलिटीज भी कितनी है। लेकिन अगर मोटा मोटी देखें तो 3 से 6 महीने का जो टाइम पीरियड है, उतने का आपकी इनकम या उतना आपका खर्चा, ये दोनों आपके पास दोनों में से कोई भी एक अमाउंट है, वो आपके पास इमरजेंसी फंड के रूप में होना चाहिए। तो इस तरीके की जरूरत के लिए श्वेता, आपकी नजर में कौन सी कैटेगरी और कौन से फंड्स होने चाहिए जो कि तुरंत हम जिससे पैसे निकाल लें, जिसको हम कहते हैं कि लिक्विडिटी ऐसी कैटेगरी में होनी चाहिए, ऐसे फंड जिनसे हम तुरंत पैसे निकाल सके, तो हमें ज्यादा रिटर्न नहीं देखना है उनका, बस हमें बैंक अकाउंट से ज्यादा बेहतर जगह चाहिए बेसिकली, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं मिलता, पैसे आइडल पड़े हुए हैं आपके बैंक अकाउंट में। तो कौन सी कैटेगरी ऐसी हो सकती है इमरजेंसी फंड के लिए सही? जी स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लिक्विडिटी, जब चाहे हमें पैसे मिल जाएं। तो दो कैटेगरी में यहाँ रेकमेंड करूंगी। एक होती है आपकी जो मनी मार्केट कैटेगरी होती है, सेफ्टी के हिसाब से ये टॉप में रहती है, लिक्विडिटी के हिसाब से ये टॉप में रहती है, और रिटर्न जो आपको मिलेगा वो बैंक अकाउंट से थोड़ा ज्यादा ही मिल जाएगा। तो एक हो गई आपकी मनी मार्केट कैटेगरी, और इस कैटेगरी में एक आदित्य बिरला का मनी मार्केट फंड है जो आज के दिन पे आपको सबसे बेहतरीन एक रिटर्न पोटेंशियल देता है। दूसरी एक कैटेगरी होती है आर्बिट्राज की एक कैटेगरी। सो आर्बिट्राज भी सही है। अगर आप 3 से 6 महीने की होराइजन देख रहे हैं तो आर्बिट्राज आप रख सकते हैं। वहां 7 दिन का लॉक इन रहता है, कुछ फंड्स में 1 महीने का लॉक इन रहता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। मनी मार्केट में कोई लॉक इन नहीं रहता है। बेसिकली आप एग्जिट लोड देके निकाल सकते हैं आर्बिट्राज में। तो वो एक कैटेगरी, अगर पैसा 3 महीने रहना है। मनी मार्केट कैटेगरी आप आज डाल दें, 1 हफ्ते बाद निकाल दें, कोई चार्ज नहीं है, लिक्विडिटी आपकी एकदम अवेलेबल है। बिल्कुल। हर्षवर्धन, आपके नजर में कौन से फंड्स हैं जो इमरजेंसी के लिए आपको सही लगते हैं और रेकमेंड करेंगे? वेल स्वाति, मैं स्कीम के नाम बताऊं इमरजेंसी के हिसाब से, उससे पहले मैं एक खाली ना स्टेप इन्वेस्टर्स को बताना चाहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपको रिटर्न मैक्सिमाइजेशन चाहिए कि उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आप जनरेट करें, या आपको लिक्विडिटी चाहिए। जरूरी नहीं है दोनों आपको साथ में मिले। तो जब आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो मेन एसेंशियल आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जब मैं चाहूँ पैसे मुझे मिल जाए, भले ही उसमें रिटर्न मुझे बहुत अच्छा ना मिले, मुझे नॉमिनल रिटर्न मिले, बैंक डिपॉजिट से बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल जाए काफी है, लेकिन मेरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, लिक्विडिटी। तो उस हिसाब से जो आप स्कीम्स चूज करते हैं उसमें रिस्क आप नहीं ले सकते पैसे अटकने के, या लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं होता, तो आप लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड चूज करेंगे। तो लिक्विड फंड क्या हो गया कि जब आप चाहे पैसे जमा करें, जितने दिन जब आपको चाहिए, तो T+1 के हिसाब से आपको पैसे आ जाता है। जिस दिन 3 बजे के पहले आपने अगर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट दिया, अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो लिक्विड फंड एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, मेरा सुझाव रहेगा एबीएसएल लिक्विड फंड या तो आईसीआईसीआई प्रू अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। तो ये दोनों आप इमरजेंसी फंड कॉर्पस से बनाते हैं, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य जिससे हर किसी को गुजरना होता ही है, और ये बहुत ही इनिशियल आने वाले स्टेजेस में है, जब आप काफी हद तक कई लोग तो अपने करियर के कुछ शुरुआती पड़ाव में भी होते हैं, कई लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के शुरुआती पड़ाव में भी होते हैं, लेकिन ये लक्ष्य ऐसा है जो फिक्स होता ही होता है, और वो होता है बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन का। तो श्वेता, आपसे समझना चाहेंगे ये प्राइमरी एजुकेशन की जो प्लानिंग होती है, ये आइडियली शुरू कब कर देनी चाहिए किसी निवेशक को? स्वाति, आइडियली अगर कहा जाए तो मैं कहूंगी जैसे आप बच्चे के पैदा होते ही आपने वो प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज आज के तौर पे
3 साल की उम्र से आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा और स्कूल की पढ़ाई 1 साल की फीस आपकी 50,000 से लेके 2 लाख तक के रेंज में चलती है। सो छोटा अमाउंट नहीं है, तो प्लानिंग जितना जल्दी आप करें उतना बेहतर। तो मैं कहूँगी अगर आप 6 महीने के अंदर प्लानिंग शुरुआत कर देते हैं तो आपको 3 साल कम से कम है कि आप उसे अच्छे से निवेश करें, आप अच्छी अपनी रणनीति बनाएं और जब बच्चा तैयार है स्कूल जाने के लिए, आपने एक अच्छा कॉर्पस जमा कर दिया है उसकी 4-5 साल की प्राइमरी एजुकेशन के लिए। बिल्कुल, तो 4-5 साल तक का अगर आप एक मानिए 4-5 साल इसलिए हम कह रहे हैं, मानिए बच्चा जब पैदा हुआ तभी आपने तैयारी कर ली, तो जब जो आपका बच्चा है वो स्कूल जाएगा तो वो 3 या 4 साल का होगा, तो कम से कम आपके पास वो बफर टाइम है 3 या 4 साल का, इवन इन सम केसेस 5 साल का, जब आपने एक अच्छा खासा अपने लिए एक कॉर्पस यानी जिसको हम रकम कहते हैं वो तैयार किया होगा। तो ऐसे किसी लक्ष्य के लिए हर्षवर्धन आपकी नजर में कौन सी कैटेगरीज, कौन से फंड्स हैं जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए फिट बैठ सकते हैं? सो इनफैक्ट स्वाति, आपने कहा कि बच्चों को 4 या 5 साल या 3 साल की उम्र से प्राइमरी एजुकेशन होती है, लेकिन आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मदर टॉडलर बोल के ना क्लासेस चल रही हैं, आपकी प्री प्राइमरी, प्ले स्कूल, किंडरगार्टन भी अगर आप बच्चों को भेजते हो 1.5-2 साल की उम्र से ही शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली उनकी तैयारी होती है कि जो स्कूल में अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल जाए। तो ये जो प्रोसेस है प्राइमरी, प्री प्राइमरी, किंडरगार्टन या टॉडलर, मदर टॉडलर, ये खर्चे तो आपके तुरंत ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने ये पूरे जो बच्चों की प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो ये पूरा प्रोसेस आप 2 हिस्से में बांट सकते हैं। तो पहला हिस्सा है कि जब आपको इमीडिएट पैसे चाहिए, आफ्टर 1.5, 2 इयर्स और 3 इयर्स में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म फंड कैटेगरी है जो आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड, ये बेसिकली डेट कैटेगरी है, और जिसमें आपका जो डेट पेपर्स है वो अच्छी हाई क्वालिटी पेपर्स होते हैं, और उसमें आपका जो टेन्योर है वो 1 to 3 इयर्स रहेगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट एक कंटिन्यूस है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, अप टिल 10th स्टैंडर्ड मान लीजिए, पूरी स्कूलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास थोड़ा वक्त मिल जाता है। तो इसमें एक इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी है, इक्विटी सेविंग्स फंड, जो आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें एक छोटा इक्विटी कंपोनेंट होता है, बाकी इक्विटी आर्बिट्राज की तरह लिया जाता है, तो टैक्सेशन इक्विटी का होगा, और इसमें हल्का सा एक 1/3 मान लीजिए इक्विटी कंपोनेंट होता है। तो 3-5 साल के ऊपर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें आपको इक्विटी का भी फायदा मिलने लग जाता है। उसमें आप मेरा एसेट इक्विटी सेविंग्स फंड ये स्कीम चूज कर सकते हैं। तो स्कूलिंग के लिए मदर टॉडलर, प्री प्राइमरी, किंडरगार्टन, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये पूरी एजुकेशन को आप डिवाइड करके शॉर्ट टर्म फंड एंड इक्विटी सेविंग्स फंड की कैटेगरी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली हर्षवर्धन आपने सही बोला कि सिर्फ हम नर्सरी से इसको ना देखें, बच्चा एक्चुअली एजुकेशन में तभी कदम रख देता है जब वो 2 या 2.5 साल का होता है। तो आप उस हिसाब से सोचिए टाइम कितना कम हो जाता है। तो इनफैक्ट कई जो पेरेंट्स होते हैं वो फैमिली प्लानिंग से पहले भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। शायद इस पूरे सिनारियो में ये बेहतर स्थिति हो सकती है। आइए कुछ वेकेशन की बात हो जाए। अब इतनी मेहनत करें तो कुछ तो घूमना फिरना बनता है। इसलिए श्वेता, वेकेशन चाहे देश में हो या फिर विदेश में हो, प्लानिंग तो जरूरी है ही। इसलिए आपसे समझना चाहते हैं वेकेशन की प्लानिंग को किया कैसे जाए, और उसमें कितना आइडियल गैप होना चाहिए। क्या बहुत ही शॉर्ट टर्म में वेकेशन प्लानिंग की जा सकती है, या उसके लिए भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म का या 2-3 साल का आपको एक टाइम जो होराइजन है वो लेके चलना चाहिए? जी सर, मैं कहूँ कि यहाँ भी आप 1 से 3 साल कम से कम की प्लानिंग करें। तो ऐसा नहीं आपने 3 महीने बाद कहीं वेकेशन पे जाना है और अब आप प्लान करें, वो फाइनेंशियल प्लान आपका अच्छा नहीं होगा। सो 1 से 3 साल की अवधि का आप प्लान बना सकते हैं। अब जैसे आपने कहा, आप देश कहीं जा रहे हैं या विदेश कहीं जा रहे हैं प्लानिंग के लिए, तो 3-4 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपने ध्यान में रखनी चाहिए वेकेशन प्लानिंग करते वक्त। सबसे पहली हो गई ये कि आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई, आपका टिकट का खर्चा, होटल का खर्चा भी करीबन 8 से 9% के रेट पे बढ़ता है। तो ये आपने ध्यान में रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे अगर मुझे आज वेकेशन करनी है तो मुझे 1 लाख का खर्चा चाहिए, पर अगर आप 1 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं तो 1,10,000 आपने ध्यान में रखना चाहिए। तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट एक चीज हो जाता है।
अब दूसरी चीज, अगर आप विदेश की हॉलिडे प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जो रुपये की डेप्रिसिएशन होती है इसे ध्यान में रखनी होगी आपको। तीसरी चीज होती है जो वेकेशन प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है सीजनैलिटी। अब कई बारी आप दिसंबर में कहीं जा रहे हो तो वो महंगा हो सकता है, लेकिन अगर आप वही जगह मार्च में चले जाएं तो थोड़ी सी ऑफ सीजन है, तो आपको कम खर्च में आपका वही हॉलिडे हो सकता है। तो ये तीन से चार चीजें हैं जो आपको वेकेशन प्लानिंग करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। अब दूसरी चीज यहाँ, जैसे मैंने कहा, आप 1 साल से लेके 3 साल की प्लानिंग कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप कहीं शायद थोड़ा सा एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, सो दैट वो पोटेंशियल रिटर्न आपका थोड़ा बढ़ जाए। श्वेता, मैं इनफैक्ट इसी होराइजन से जुड़ा हुआ जो इन्वेस्टमेंट प्लान है इन टर्म्स ऑफ फंड्स आपसे जानना चाहती हूँ। माने किसी ने अपना वेकेशन प्लान किया है 2 से 3 साल में, तो किस तरीके के फंड्स कैटेगरीज आप रेकमेंड करेंगी? जी, मैं कहूंगी अगर आपके पास 2 से 3 साल का होराइजन है तो आप पहले तो एक इक्विटी फंड भी रख सकते हैं, और क्योंकि हम 2 से 3 साल की बात कर रहे हैं, आप ज्यादा रिस्की फंड्स में ना जाएं। एक लार्ज और मिड कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड वो ले लें। जैसे डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज हो गया लार्ज एंड मिड कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, तो दोनों में से कोई एक फंड आप ले सकते हैं। मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट आपकी डेट में होनी चाहिए, तो मैं कहूंगी करीबन आप 70% डेट में रखें, 30% इक्विटी में रख दें। ये एलोकेशन से आप चले जाएं। और जो आपका डेट का इन्वेस्टमेंट है, ये जो आपकी डेट शॉर्ट टर्म की कैटेगरी है, ये ये कैटेगरी आप जनरली 1 से 2 साल की अगर आपका निवेश का अवधि है, तो आप डेट शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 फंड, एक निपॉन का शॉर्ट टर्म फंड है, दूसरी एक कैटेगरी होती है बैंकिंग एंड पीएसयू, जो बैंक्स के पेपर्स और पीएसयू के पेपर्स में डालते इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां पे एक एचडीएफसी का बैंकिंग एंड पीएसयू फंड है। ये 3 से 4 फंड हैं जो आप आपके लिए वेकेशन प्लानिंग के लिए निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जरा हायर एजुकेशन पर आते हैं हर्षवर्धन। ये एक वन ऑफ द फिक्स्ड गोल्स है, जैसे वेकेशन प्लानिंग हम वेरिएबल गोल्स में मान सकते हैं कि वेकेशन चलिए 2 साल बाद नहीं किया तो 6 महीने और रुक सकते हैं, या 1 साल और रोका जा सकता है। पर बच्चों की जब हायर एजुकेशन आती है, जस्ट लाइक प्राइमरी एजुकेशन, उसका एक फिक्स टाइम होता है। तो हायर एजुकेशन मोस्टली अगर आप लॉन्ग टर्म गोल लेकर चल रहे हैं, और आपको लेना भी पड़ेगा क्योंकि जो एजुकेशन इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, हर साल 10% या 11% से पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा है, तो वहां पर एक राइट स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट की क्या हो? तो एकदम सही स्वाति कि अगर हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे, 5-10 साल एंड अबव, तो उसको हम लॉन्ग टर्म गोल्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब जैसे मैंने शॉर्ट टर्म के लिए कहा था कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का जो भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लिक्विडिटी। ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स जब होते हैं तो लिक्विडिटी, मतलब जब मुझे पैसे चाहिए वो मिल जाने चाहिए, भले मुझे रिटर्न थोड़ा कम मिले। उल्टा है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है, जो आपने 10-11% एजुकेशन इन्फ्लेशन बताई है या कोई भी और इन्फ्लेशन रेट है, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है। उसमें लिक्विडिटी भले ही थोड़ी कम हो, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म व्यू है, 5 साल 10 साल का व्यू है, मुझे लिक्विडिटी नहीं भी मिले या कम मिले या कोई कारण से मार्केट रिलेटेड है तो मार्केट गिरा हो तो लिक्विडिटी पैसे निकालने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे इन्फ्लेशन बीट करना है, वो भी अच्छी मार्जिन से, तब जाके आपका लॉन्ग टर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। अब लॉन्ग टर्म में अगर हम हायर एजुकेशन के ले रहे हैं, अगर आप डोमेस्टिकली पढ़ा रहे हैं या इंटरनेशनली भेज रहे हैं, तो उसमें भी बहुत आपको ध्यान रखना है। अगर इंटरनेशनल भेज रहे हैं तो डॉलर के हिसाब से अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो इंटरनेशनल फंड्स आपके पास एक ऑप्शन हो जाते हैं, जो आप इंडियन रुपीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन डॉलर भी उसका डॉलर का अप्रिसिएशन उसमें असर देता है। तो आपका इक्विटी फंड एक कैटेगरी हो गई और दूसरा है इंटरनेशनल फंड। आप ये दोनों कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, ताकि आपकी आगे जाके लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिले। जो स्कीम्स है वो एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक ऑप्शन है, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, या तो एचडीएफसी डेवलप वर्ल्ड इंडेक्सेस। तो इनमें से आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एलोकेशन कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इक्विटी का बेनिफिट आपको लेना ही है।
बिल्कुल। तो उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कुछ फंड्स हैं जो कि बताए हर्षवर्धन ने यहाँ पर। रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ आते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग में श्वेता जरा समझाइए किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए और जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, और इक्विटी और डेट एलोकेशन का कैसे ध्यान रखें? जी स्वाति, तो पहली चीज, जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है आप ये नंबर ध्यान में रखें कि आज के दिन पे आपका खर्चा कितना है, महीने का खर्चा, साल का खर्चा कितना है, और उस आपका आज का जो खर्चा है उसको इन्फ्लेशन ध्यान में रखते हुए आप एक मैथ करेंगे कि जब हम रिटायर हो जाएंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो हमें कितना कॉर्पस तब चाहिए रहेगा। मैं एक नंबर आपको बोलती हूँ, अगर आज के दिन पे आप अज्यूम करें कि आपका किसी का 1 लाख का खर्चा है, अब एक महीने का 1 लाख का खर्चा हो गया आपका। यही अगर आप इन्फ्लेशन ले, 8% की आपकी इन्फ्लेशन होगी, जो गवर्नमेंट बोलता है गवर्नमेंट की सीपीआई इन्फ्लेशन आती है, वो आपको उतनी मैटर नहीं करती, बिकॉज जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, आपका हेल्थ केयर की जो इन्फ्लेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो बढ़ती है 8 से 9% के रेट पे। तो 8% की आप अगर एक इन्फ्लेशन की नंबर पकड़ के चले और सोचें 20 साल है मेरे पास रिटायर करने के लिए, तो आज के दिन पे जो आपको 1 लाख में आपका काम होगा, आपको उसके लिए कम से कम 4 से 4.5 लाख 20 साल बाद चाहिए चाहिए होंगे। तो ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप समझ लें आज का कॉर्पस कितना, 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए कितना। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 40 साल का इंसान है। दूसरी चीज, जैसे जैसे आप लेट करेंगे आपका कंपाउंडिंग का बेनिफिट कम मिलेगा, तो इसीलिए बहुत जरूरी है आप जितना जल्दी प्लान कर सकें उतना अच्छा। तो तीसरी चीज आप ध्यान में रखें, आपका विड्रॉवल रेट कितना होगा, आपको हर महीने कितना विड्रॉ करना होगा। अगर आपने 100% इन्वेस्ट किया है तो आप बोल रहे हैं 5% उसमें से मैं हर महीने विड्रॉ करूंगी मेरी नीड के लिए। तो ये 3 चीजें होती है जो आप को ध्यान में रखनी चाहिए शुरुआती स्टार्ट कर रहे हैं जब आप फाइनेंशियल प्लान। फिर आता है आपका एसेट एलोकेशन। अब एसेट एलोकेशन डिपेंड करेगा आपके पास कितना समय है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। जस्ट एज अ थंब रूल मैं कहूंगी, अगर आपके पास 3 से 5 साल का समय है रिटायरमेंट के लिए, आप 50% इक्विटी 50% डेट की एलोकेशन के साथ चले, करीबन आप इस एलोकेशन से 10% की ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 10 साल है रिटायरमेंट के लिए, तो आपसे थोड़ा टिल्ट करते हैं, 65% इक्विटी 35% डेट की एलोकेशन पे ले जा सकते हैं। अगर आपके पास और लंबा होराइजन है तो आप 70% इक्विटी, 70 से 75% इक्विटी और 25 से 30% की डेट एलोकेशन रख के प्लान कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप नजदीक पहुंचे अपने रिटायरमेंट के, आप ये एलोकेशन स्विच करते रहेंगे, बिकॉज लिक्विडिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी तब। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे थंब रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। तो कुछ लाइफ के जरूरी लक्ष्यों पर हमने चर्चा की, कैसे फंड्स, कैसी कैटेगरीज, इक्विटी एलोकेशन का कैसा ख्याल रखें, इस पर चर्चा की। श्वेता और हर्षवर्धन दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।